हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे दोस्तों, आज एक अलग अंदाज में आपको बीएससी नर्सिंग का पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। तो सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज इस पेपर सॉल्यूशन में जुड़ें। यह पेपर वैसे पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन पहले का सॉल्यूशन और अब का सॉल्यूशन अलग है। इस पेपर में टोटल 33 क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, 33 क्वेश्चन है। और उन 33 क्वेश्चन को मैं जो करीब करीब 100 क्वेश्चन में बदलने का प्रयास करूंगा। मतलब हर एक प्रश्न का यहाँ पे सार गर्भित विश्लेषण होगा। तो सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आज के इस विश्लेषण को जरूर देखें। और यदि ये मॉडल पेपर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो आप ये मॉडल पेपर ले सकते हैं। और ये मॉडल पेपर लेने के लिए आपको 9828721229 इस पर आपको 100 रुपये गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम करना होगा। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और आपका व्हाट्सअप मैसेज आते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं हर एक क्वेश्चन से हर एक टॉपिक को समझाऊंगा, ध्यान से समझना। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये बायोलॉजी की महा मैराथन क्लास ही चल रही है। इसमें मैं हर एक तरीके से आपको समझाने और पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका cDNA के निर्माण में प्रयुक्त होता है। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों आप ये जान लो कि cDNA है क्या, ठीक है, और cDNA आखिर बनेगा कैसे। तो देखो मेरे दोस्तों, cDNA एक ऐसा डीएनए है जिसके पास में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है। एक जो नॉर्मल डीएनए होता है बच्चों, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे भाग होते हैं रिपीटेड, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग ही नहीं लेते। समझ गए बात को। लेकिन हमने क्या किया, डीएनए के उन भागों को सबसे पहले पहचाना जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग ले रहे हैं। फिर उन भागों से हमने mRNA बना दिया, ठीक है। और अब इस mRNA से हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा डीएनए बनाया। इस तरह का डीएनए क्या कहलाता है, cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, cDNA वो डीएनए है जिसके पास प्रोटीन संश्लेषण की सूचना है। cDNA के पास किसी भी तरह की कोई अनावश्यक सेगमेंट नहीं है, कोई इस तरह का भाग नहीं है cDNA में कि जो बेकार हो। बात क्लियर है। तो cDNA को बनाने के लिए आप किसका उपयोग करोगे, mRNA का, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न जो है मेरे दोस्तों, पहले तो आप प्रश्न का आंसर दे देना, फिर उस प्रश्न का मैं विश्लेषण करूंगा, ठीक है। सुनिएगा, अगला जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न है कि परागकण चतुष्क किस पदार्थ से जुड़े होते हैं। जल्दी बता दो आंसर क्या होगा। परागकण चतुष्क किस पदार्थ से जुड़े होते हैं। वेरी गुड, शाबाश मेरे दोस्तों, सभी का आंसर आ रहा है बी बी बी, यानी केलोज। किससे जुड़े हुए हैं, परागकण चतुष्क केलोज से जुड़े हैं। लेकिन ये मैं प्रश्न अगर ऐसे पूछूं कि परागकण पर, और ये मैं पिछली बार जब सॉल्यूशन करवा रहा था तब मैंने जो है ये प्रश्न यही इसी रूप में पूछा था कि परागकण पर यानी बाह्य चोल पर किस पदार्थ का जमाव होता है। अब आंसर बताओ, देखें कौन सा होगा इन तीनों में से। परागकण की जो बाहरी चोल है इस पे किसका जमा होता है। तो आंसर क्या होगा, स्पोरोपोलेनिन। अब एक मेरी बात सुन लो ध्यान से। स्पोरोपोलेनिन मेरे दोस्तों दुनिया का एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसे पचाने वाले कोई एंजाइम की अब तक खोज हुई नहीं है। तो अगर आपसे ऐसे कहे कि परागकण पर पाया जाने वाला सबसे प्रतिरोधी, सबसे रेसिस्टेंस पदार्थ कौन सा है, तो वो स्पोरोपोलेनिन। लेकिन परागकण के जो चतुष्क है वो किस पदार्थ से जुड़े हुए हैं, केलोज के द्वारा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं और मुझे लगता है कि अधिकांश बच्चे आंसर दे पाएंगे। प्रश्न को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है कि जो परागकण चतुष्क है ये केलोज से तो जुड़े हुए हैं, ये बात ठीक है, लेकिन जब ये परागकण अलग अलग होंगे तो इस केलोज का अपघटन करना पड़ेगा
और स्केलोज का अपघटन करने के लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है और वो एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है। आपको ये बताना है कि वो एंजाइम स्रावित कहाँ से होता है, और दूसरा आपको ये बताना है कि कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है। जल्दी बताइए शाबाश, जल्दी बताइएगा, कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, जल्दी बताइए शाबाश। सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आपके, सही कह रहे हो आप, केलेज एंजाइम। और मेरे दोस्तों केलेज एंजाइम कौन स्रावित करता है ये भी बता दो। चलो केलेज एंजाइम कौन स्रावित करेगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। केलेज एंजाइम जो है वो टेपिटम स्रावित करती है मेरे दोस्तों। कौन स्रावित करती है? टेपिटम। ठीक है, अब इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है आपका, अधिकांश आवर्त बीजी पादपों का ओव्यूल किस प्रकार का होता है, बीजांड किस प्रकार का होता है। आपको ये बताना है कि अधिकांश जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनका ओव्यूल किस प्रकार का होता है। तो आप बताइएगा जल्दी, किस प्रकार का ओव्यूल होगा? प्रतीप होगा, ऋजु होगा कि कुंडलित होगा, यानी सर्कुलर होता है कि घुमा हुआ यानी रिवर्स होता है, कि बताइएगा सेमी सर्कुलर होता है। जल्दी बताएं शाबाश। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर आप बता रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो बीजांड है ये किस प्रकार का होगा? प्रतीप होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अधिकांश आवर्त बीजी पादपों का जो बीजांड होता है वो प्रतीप होता है, याद रखना। अब आप कहोगे सर प्रतीप बीजांड से क्या अभिप्राय है, तो सुन लो मेरी बात। प्रतीप बीजांड का मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों, जैसे कि ये बीजांड की संरचना है और यहाँ ऊपर की तरफ बीजांड द्वार है, क्लियर बात है, और यहाँ निभाग है। अगर इसको मैं इस प्रकार से घुमा दूं और ये इसकी संरचना बदल के कुछ इस तरह की हो जाए, देखिए आप देखिए, अगर इसकी संरचना इस तरह की हो जाए और इसका जो ये बीजांड द्वार वाला भाग है ये इधर नीचे आ जाए, निभाग वाला भाग ऊपर वर्तिकाग्र की तरफ चला जाए, समझ में आई बात, तो उसको अपन बोलते हैं प्रतीप। तो इस तरह का बीजांड प्रतीप बीजांड होगा, जिसमें अंदर की तरफ भ्रूण कोश होगा मेरे दोस्तों, ये निभाग चले जा, ठीक है, ये माइक्रोपाइल रीजन, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे दोस्तों याद रखना, प्रतीप बीजांड की कई बार विशेषता पूछ ली जाती है कि ऐसा कौन सा बीजांड है जिसके निभाग यानी चले जा, माइक्रोपाइल एक ही डायरेक्शन में एक ही अक्ष पर होते हैं, जबकि माइक्रोपाइल के जस्ट लेटरल में यानी पार्श्व में क्या पाया जाता है, तो माइक्रोपाइल के पार्श्व में मेरे दोस्तों पाया जाता है क्या? बीजांड वृंत, याद रखना, और हाइलम, ठीक है, यहाँ पे एक भाग होता है हाइलम। अब एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे यहीं से एक प्रश्न बना रहा हूँ और ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक बार निवेदन करूँगा सभी बच्चे इस जानकारी को शेयर करें। आज जो पेपर सॉल्यूशन है वो स्पेशल है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से मैं नए क्वेश्चन बना रहा हूँ और इन प्रश्नों को सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ मेरे दोस्तों। और मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ आपका बीएससी नर्सिंग का सपना, नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना पूरा हो, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं मेरे दोस्तों। और आप भी ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिएगा, बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिएगा मेरे दोस्तों। आप अपनी पढ़ाई में कहीं कोई कमी नहीं रखना। सुनिए, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों बात ये कह रहा था कि एक बीजांड जो है, नॉर्मली अधिकांश जो आवर्त बीजी पौधे होते हैं उनका ओव्यूल जो है उस पर कितने इंटुगमेंट पाए जाते हैं, कितने अध्यावरण होते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो कि अधिकांश आवृत बीजी पौधे, अधिकांश एंजियोस्पर्म प्लांट का जो बीजांड है वो बताइएगा कि उसमें एक ही अध्यावरण होगा कि उसमें दो अध्यावरण होंगे? भाई बताइए शाबाश। बिल्कुल सही, दो अध्यावरण होते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना। अधिकांश पादपों का जो ओव्यूल होगा उस पर कितने इंटुगमेंट होंगे? दो होंगे मेरे दोस्तों। अब अगला प्रश्न है कि बीजांड के चारों ओर पाया जाने वाला मांसल आवरण क्या कहलाता है? बीजांड के चारों तरफ पाया जाने वाला मांसल आवरण यह है ओव्यूल। इस ओव्यूल के चारों तरफ मेरे दोस्तों मांसल शब्द जहां पर भी आए इसका मतलब फ्लेशी यानी खाने योग्य,
तो आप मुझे बता सकते हो ऐसा फ्लेसी बीजांड के चारों तरफ का आवरण क्या कहलाएगा? बताओ, एरिल कहेंगे, पेरिस्पर्म कहेंगे कि उसे कैरेंकल कहेंगे? वेरी गुड, शाबाश, उसको एरिल कहेंगे, एरिल। अब एक प्रश्न पूछ लूं मैं आपसे, बता दोगे आंसर? तो चलो पूछ लेता हूं, बताओ एरिल किस में पाया जाता है? उस पौधे का नाम बताना है आपको। किसके बीजांड के बाहर फ्लेसी खाने योग्य आवरण होता है? मेरे दोस्तों, यह पाया जाता है लीची में। किस में पाया जाता है? लीची में, याद रखना। अब यहां एक नाम और लिखा हुआ है, पेरिस्पर्म। इसे हिंदी में परिभ्रूणपोष कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष। बता सकते हो परिभ्रूणपोष से रिलेटेड क्या प्रश्न आ सकता है? जैसे ये बीजांड है मेरे दोस्तों, बीजांड के अंदर भ्रूणपोष एक इस तरह से, बीजांड के अंदर न्यूसेलस यानी बीजांड काय एक पतली परत के रूप में उपस्थित हो तो अपन उसे क्या बोलते हैं? परिभ्रूणपोष। और ये किस में पाया जाता है? काली मिर्च में। याद रखना मेरे दोस्तों, काली मिर्च के अंदर पेरिस्पर्म पाया जाता है। तो आप मुझे बता सकते हो कैरेंकल किस में पाया जाता है? कैरेंकल बताइए, देखिए कैरेंकल क्या है? प्रश्न इन चारों से एक तो 100% आएगा, दावे के साथ कह रहा हूं। इतना गहनता से इसलिए समझा रहा हूं ताकि बच्चों आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो। आपको मैंने मॉडल पेपर दिए हैं तो ये इसलिए थोड़ी दिए हैं कि सीधा आंसर रट लिया। आप हर एक ऑप्शन से नया क्वेश्चन निकालिएगा। हर एक मॉडल पेपर के अंदर मैंने बहुत गहनता से चीजें दी है। मैंने मॉडल पेपर, ये जो स्टार्टिंग के 2 मॉडल पेपर, लास्ट के 3 मॉडल पेपर, मेरे दोस्तों 8वां 9वां और 10वां मॉडल पेपर बहुत ज्यादा मोस्ट है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और पहला दूसरा भी, ठीक है ना। और अब मैंने क्वेश्चन बैंक टाइप करनी शुरू कर दी है। क्वेश्चन बैंक में 100 क्वेश्चन टाइप हो चुके हैं मेरे दोस्तों। 500 प्रश्नों की क्वेश्चन बैंक जारी कर रहा हूं। अगले सप्ताह, अगले संडे को 500 प्रश्नों की क्वेश्चन बैंक आ रही है मेरे दोस्तों, आप सभी के लिए। और जिस बच्चे ने ये मॉडल पेपर पढ़ लिए, जिस बच्चे ने क्वेश्चन बैंक पढ़ ली, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई रोक पाएगा, उसका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, सुनिएगा। तो मेरे दोस्तों कैरेंकल किस में होता है? अरंडी के अंदर पाया जाता है। कैरेंकल एक पलक नुमा संरचना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। बीजांड के ऊपर जो है, बीजांड जब बीज में बदलता है तो ऊपर एक सफेद पलक नुमा संरचना होती है, उसको अपन कैरेंकल कहते हैं। अब आगे बढ़े, चलो अगला जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। अगला मेरे दोस्तों जो प्रश्न है वो है, श्वसन की योजक अभिक्रिया में कितने सहकारक भाग लेते हैं? प्रश्न एक बार पढ़ लीजिएगा। श्वसन की जो योजक अभिक्रिया है इसमें कुल कितने सहकारक भाग लेते हैं? कोफैक्टर। पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, श्वसन के अंदर 4 महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अब आप कहोगे सर कौन सी 4? तो देखो, सबसे पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस। आपसे ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कौन किस में बदलता है? तो मेरे दोस्तों, जब अपने कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लूकोज पहुंचता है तो जो ग्लूकोज का एक अणु है वो जब टूटता है कोशिका द्रव्य में तो 2 पाइरुविक अम्ल के अणु बनते हैं। कितने पाइरुविक अम्ल के अणु बनते हैं? 2 पाइरुविक अम्ल के अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब मेरे दोस्तों, ये जो पाइरुविक अम्ल का अणु है, ये पाइरुविक अम्ल का जो अणु है, ये अब मेरे दोस्तों लिंक अभिक्रिया के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाता है। कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पहुंच करके ये पाइरुविक अम्ल किस में टूटता है मेरे दोस्तों? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किस में? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। मेरे दोस्तों याद रखना, पाइरुविक अम्ल का, किसका? पाइरुविक अम्ल का एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलना ही लिंक रिएक्शन कहलाता है। और इस लिंक रिएक्शन में 5 सहकारक भाग लेते हैं। कौन से 5? लिपोइक अम्ल, मैग्नीशियम आयन, थाइमीन पाइरोफॉस्फेट,
NAD कोएंजाइम A, ये 5 सहकारक भाग लेते हैं, तो ये सभी सही है। अब एक प्रश्न पूछ लूं आपसे, आप मुझे बताओ ये लिंक रिएक्शन कहाँ चलती है? कोशिका द्रव्य में चलती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलती है? जल्दी बताइए, शाबाश। और जो सबसे पहले आंसर बताएगा, जल्दी बताओ, शाबाश मेरे दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलती है। कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। क्वेश्चन आ सकता है। एक और प्रश्न पूछ लो यहां से, लिंक रिएक्शन के दौरान जो उत्पाद बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A, ये कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? 2 कार्बन वाला। और एक लिंक रिएक्शन जब पूरी हो जाती है तो कंप्लीट लिंक रिएक्शन के दौरान 2 NADH2 बनते हैं। कितने NADH2 बनते हैं? 2 NADH2 बनते हैं। मतलब कितनी ATP बनती है? 6 ATP बनती है। आगे चलें क्या मेरे दोस्तों? इस प्रकार का विश्लेषण आपको और कहीं नहीं मिलेगा। लोग बहुत से हैं जो फॉर्मेलिटी कर लेंगे, लेकिन मेरा वो उद्देश्य कतई नहीं है। मैं कोई फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं करना चाहता। मैं अगर कोई बात और कोई जानकारी समझाता हूँ, ईमानदारी से समझाता हूँ, अदरवाइज नहीं समझाता। ठीक है? तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी पूरी जानकारी को अपने बिल्कुल खुले मन से हर एक जानकारी को एक्सेप्ट करें। देखो अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में बनने वाला एकमात्र 5 कार्बन युक्त यौगिक कौन सा है? पहले तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि श्वसन के दौरान पहली अभिक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में चलती है लिंक अभिक्रिया, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के बाद में चलता है क्रेब्स चक्र, और क्रेब्स चक्र के बाद में चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ये श्वसन के 4 प्रोसेस है। जिसने ये श्वसन वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने पूरी क्लास करवाई है श्वसन के, ये चारों ही चक्र मैंने समझाए है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हो। तो क्रेब्स चक्र मेरे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलता है, और क्रेब्स चक्र के दौरान केवल एक ही ऐसा यौगिक है 5 कार्बन वाला, और उसका नाम है एल्फा कीटोग्लूट्रिक अम्ल। क्या नाम है मेरे दोस्तों? एल्फा कीटोग्लूट्रिक अम्ल। तो एक प्रश्न पूछ लूं क्या यहां से? पूछ लूं? चलो सुनो मेरे दोस्तों, आप मुझे ये बताओ कि क्रेब्स चक्र के दौरान जो पहला उत्पाद बनता है, पहला स्थायी उत्पाद कौन सा है? बताओ देखें। वेरी गुड, शाबाश, सिट्रिक अम्ल। सबसे पहला उत्पाद कौन सा बनता है? सिट्रिक एसिड बनता है मेरे दोस्तों। और सिट्रिक अम्ल बनेगा, ये बात ठीक है, लेकिन कब बनेगा? जब मेरे दोस्तों 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम A ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ता है, तो 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम A, ये 4 और 2 6, तो 6 कार्बन वाला बनता है क्या? सिट्रिक अम्ल। इसलिए मेरे दोस्तों क्रेब्स चक्र को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है? और सिट्रिक अम्ल के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप कितने होते हैं? 3 होते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए क्रेब्स चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहते हैं। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। तो आंसर हो गया एल्फा कीटोग्लूट्रिक अम्ल। चलो अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, क्रेंज शारीरिकी कौन से पौधों में पाई जाती है? जल्दी बता दो, क्रेंज शारीरिकी कौन से पौधों में पाई जाती है? जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही, C4 पौधों में। लेकिन जानते हो क्रेंज शारीरिकी क्या है? ये भी पढ़ा चुका हूं क्लास के अंदर। क्रेंज शारीरिकी का मतलब क्या है बताना देखें मेरे दोस्तों। जो C4 पौधे हैं, इनके 7 पूल के बाहर पूल आच्छद कोशिका यानी बंडल शीत सेल इस प्रकार से जुड़ती है, जैसे माला के अंदर मनके दिखाई देते हैं वैसे जुड़ती है एक दूसरे से। तो माला रूपी मनके के जैसी संरचना बनाती है। इसलिए मेरे दोस्तों जर्मन भाषा में माला को क्रेंज कहते हैं, और ऐसी शरीर की बनावट को क्रेंज शारीरिकी कहते हैं। क्रेंज शारीरिकी C4 पौधों की विशेषता है मेरे दोस्तों। ठीक है? चलो अगला प्रश्न है, वह एंजाइम जो प्रोटीन से निर्मित नहीं होता, मतलब ऐसे एंजाइम का नाम बताना है
जिसमें प्रोटीन नहीं होता? बता दो, देखिए इन तीनों में से ही उत्तर है। प्रोटीन किस में नहीं है? मेरे दोस्तों याद रखना, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं, इस एक एंजाइम को छोड़ करके। तो बताओ कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन है क्या? पेप्सिन तो प्योर प्रोटीन से मिलकर बना एंजाइम है, इसमें तो प्रोटीन के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो पेप्सिन तो आपका आंसर सही नहीं होगा। तो फिर बताओ अगला आंसर कौन सा होगा? जाइमेज? जाइमेज तो नहीं होगा। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी कीजिए, तो कौन सा आंसर सही होगा बताइए, देखें। बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही, राइबोजाइम आंसर आ रहा है सभी का। तो राइबोजाइम किससे मिलकर बना होता है फिर बता दो, देखें। राइबोजाइम, राइबोजाइम मिलकर बना होता है न्यूक्लिक एसिड से। किससे मेरे दोस्तों? न्यूक्लिक एसिड से। याद रख लेना, ये एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल ही मान लो आप इसको, ठीक है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, सरसों में तीखी जो गंध आती है, सरसों में जो तीखी स्मेल आती है, उस स्मेल का कारण कौन सा यौगिक है? मतलब वो यौगिक कौन सा है जो सरसों की तीखी स्मेल का जिम्मेदार है? बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो डायरेक्ट आंसर देना है आपको, एलिल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। ये कौन सा टॉपिक है जानते हो? एक पादपों का आर्थिक महत्व करके टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें से क्वेश्चन आएगा। अब एक आपसे प्रश्न पूछ लूं आज, आप आंसर दे दोगे? पूछ लिया जाए, चलो मेरे दोस्तों आप ये बताइएगा, आप ये बताओ, देखें जो नारियल होता है ना, उस नारियल के अंदर सफ़ेद गिरी होती है ना, अंदर पानी भी भरा होता है ना। तो आप मुझे बताओ ये जो सफ़ेद गिरी है और ये अंदर का जो पानी है, ये कौन सा भाग है? ये भ्रूणपोष है कि भ्रूणकोश है? किस तरह का उत्तक है ये? जल्दी बताओ। भ्रूण पोष अगर ये है, यानी एंडोस्पर्म अगर है, तो एंडोस्पर्म कितने प्रकार के होते हैं जानते हो? एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं बता सकते हो? एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेलुलर कोशिकीय, एक होता है न्यूक्लियर केंद्रकीय, एक होता है एलोबियल। तो मेरे दोस्तों नारियल एकमात्र ऐसा पौधा है जिसके अंदर का पानी जो है वो तो केंद्रकीय भ्रूणपोष है, इसमें केंद्रक बिखरे हुए हैं, और जो ये सफ़ेद गिरी है ये कोशिकीय भ्रूणपोष है। ये बीएससी नर्सिंग का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, और मुझे पूरा भरोसा है इस बार ये प्रश्न आएगा जरूर। नारियल की गिरी सेलुलर एंडोस्पर्म है, जबकि नारियल के अंदर का पानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और भ्रूणपोष होता क्या है भाई? भ्रूणपोष वो त्रिगुणित रचना है, भ्रूणपोष वो त्रिगुणित रचना है जो एम्ब्रियो को भ्रूण को पोषण देती है, ठीक। अब आते हैं 10वें प्रश्न पे। एक बार सभी जो है सामान्य श्वास को अंदर की तरफ लीजिएगा, सामान्य रूप से श्वास को बाहर की तरफ छोड़िएगा। नॉर्मली जब आप श्वास लेते हैं मेरे दोस्तों, तो आप जितनी श्वसन या जितनी वायु अंदर की तरफ लेते हैं वो ही आपका ज्वारीय आयतन है। कैसा आयतन है? ज्वारीय आयतन है। अब आपसे कोई कहेगा कि ज्वारीय आयतन क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने नॉर्मली जितनी वायु अंदर इनहेल की उसका आयतन ही ज्वारीय आयतन है। तो आप ही मुझे बताना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा 500 ml। 500 ml ये कैसा आयतन है भाई? ज्वारीय आयतन है। इसे मेरे दोस्तों टाइडल वॉल्यूम यानी टीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीवी। चलो आप मुझे बता सकते हो हमारे फेफड़े की कुल कैपेसिटी कितनी है? कितनी टोटल जो है वॉल्यूम कितना है फेफड़े का, बता सकते हो? लंग्स का टोटल। हाँ, डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम कारगर होता है? बता दो। डीएनए खंड है, उनको आपस में जोड़ना है, जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा और तोड़ने वाला कौन सा, दोनों ही बता दो। चलो मुझे डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटना है, काटने के लिए जो एंजाइम काम में लेते हैं जिसे आणविक कैंची कहते हैं मेरे दोस्तों, उसका नाम तो है RER रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम।
और फिर इन कटे हुए खंड को आपस में जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम में लेते हैं उसका नाम है लाइगेज। क्या नाम है? लाइगेज। मेरे दोस्तों, मैं 500 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहा हूं, जिसमें करीब करीब 150, 150, 150 से ऊपर तीनों सब्जेक्टों के प्रश्न होंगे, ठीक है ना। और अगर आप ये 150 प्रश्न कवर कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर बीएससी नर्सिंग को फाइट करने में आपको कोई दिक्कत होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने सपने बड़े रखिएगा, ठीक है, और हौसला रखिएगा। हौसला नहीं हारना है, नेगेटिव लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करनी है। बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है मेरे दोस्तों, बहुत नॉर्मल पेपर आता है और गवर्नमेंट कॉलेज आपका टारगेट होना चाहिए। बाकी आप सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिएगा। आप अपनी मेहनत में कोई कमी मत रखना। कोई आपको ये दोष नहीं दे सके कि तू तो जो है एग्जाम के दिनों में घूम रहा था, तेरा नंबर कैसे आएगा। कोई ये ताना आपको नहीं मारे। कम से कम ये जरूर कहे कि बच्चा पिछले 2-3 महीनों से अपनी मेहनत में लगा हुआ था, कोई नहीं, ठीक है, नहीं हुआ तो मेरे दोस्तों देखिएगा, अपना स्वाभिमान अगर बचाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अब नहीं तो बाद में, लेकिन पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो क्यों ना आओ हम मिल करके तैयारी करते हैं। इस 1 महीने में, इस 1 महीने के हर एक पल को पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए जीते हैं मेरे दोस्तों, अपने माता पिता के सपने के लिए, आपके सपने के लिए, आपके फ्यूचर के लिए मेरे दोस्तों मेहनत करते हैं। आगाज करते हैं अगले प्रश्न का। तो इसमें आंसर होगा लाइगेज, ठीक है, इसमें आंसर क्या होगा? लाइगेज। अरे मेरे दोस्तों, आंसर को देखे बिना ही पहले आंसर दीजिएगा। पुनर्योगज डीएनए तकनीक की खोज किसने की? पुनर्योगज डीएनए तकनीक को बोलते हैं आरडीएनए टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। अब इसमें तो सीधा सा है कि स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर, ये 2 वैज्ञानिक थे। लेकिन आप मुझे बता सकते हो यहाँ लैंडरबर्ग और फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने कौन सा काम किया था, बता सकते हो? लैंडरबर्ग ने मेरे दोस्तों प्लाज्मिड के बारे में जानकारी दी थी, प्लाज्मिड की खोज की थी एक तरह से। किसकी खोज की थी? प्लाज्मिड की। जानते हो प्लाज्मिड क्या चीज है? प्लाज्मिड किसके अंदर पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। और बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, जो एक्स्ट्रा डीएनए है, वही प्लाज्मिड है मेरे दोस्तों, याद रखना, ठीक है। चलो, और फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किसको मारा था? चूहों को, चुन चुन के चूहों को मारा था। उनके अंदर एक जीवाणु डाला था मेरे दोस्तों, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, याद होगा आपको। चलो, यानी इसने रूपांतरण प्रयोग किया था, ठीक है। केरी मुलिस ने क्या काम किया था? मुलिस ने, नाम याद आ रहा है? मुलिस, ठीक है। पीसीआर तकनीक नाम सुनिए, पीसीआर तकनीक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम बहुत ही कम समय में डीएनए के खंड या जो जीन है उनकी लाखों में प्रतियां तैयार करते हैं मेरे दोस्तों। तो उनकी बात सुनी है तो केरी मुलिस जरूर सुना होगा। इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने किसका क्लोन बनाया था? बता दो, देखें, यहाँ तो आंसर दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आप सभी को ये जानकारी है। डोली भेड़ का क्लोन बनाया था। किसका बनाया था? डोली भेड़ का क्लोन किसने बनाया था? इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने। आप मुझे बता सकते हो इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने ये जो काम किया था वो कहाँ किया था? स्कॉटलैंड के अंदर किया था मेरे दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना, इयान विल्मट और उनके साथियों ने डोली भेड़ का क्या बनाया था? क्लोन बनाया था, ठीक है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। एक चूहे का भी क्लोन बनाया गया था। जानते हो उस चूहे का क्या नाम था? क्यूमुलस। क्या नाम था? क्यूमुलस, ठीक है, याद रखना। तो जो चूहा है जिसका भ्रूण बनाया गया था तो उसके बारे में भी याद रखना। आपको पता है एक बकरी का भी क्लोन बनाया गया था, उसका नाम बता सकते हो आप? ठीक है, इंडिया के अंदर गोट का बता सकते हो क्या? बताइए, देखिए, कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, हृदय के लयबद्ध संकुचन हेतु सक्रिय विभव कहाँ से उत्पन्न होते हैं? जल्दी बताइए, शाबाश। हार्ट के अंदर लयबद्ध संकुचन स्टार्ट करवाने के लिए जो विभव, जहाँ से प्रेरणा पहली बार स्टार्ट होती है, उस भाग का आपको क्या बताना है? नाम बताना है मेरे दोस्तों। मैं क्वेश्चन पूरा ही दिखा देता हूँ, आप आंसर भले ही देख लें, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ, सुनिएगा।
हमारे हार्ट के अंदर मेरे दोस्तों एक सिस्टम होता है जिसको हम चालन तंत्र कहते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। हार्ट का जो चालन तंत्र होता है मेरे दोस्तों, हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है, याद रखना, हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम होगा, चालन तंत्र होगा, वो कुछ भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले अपने दाएं आलिंद के अंदर राइट एट्रियम में यहाँ पे एक टिश्यू होता है, उसे अपन बोलते हैं SA नोड। SA नोड से नीचे की तरफ यहाँ पर जहाँ दायां आलिंद और दायां निलय मिलते हैं, यहाँ पर होता है AV नोड। ठीक है, तो मेरे दोस्तों सक्रिय विभव यानी हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने की सबसे पहली सूचना SA नोड से जनरेट होती है और फिर AV नोड तक जाती है। इसके बाद में हमारे हार्ट की दीवार के अंदर मेरे दोस्तों हिंज के बंडल और पुरकिंजे फाइबर फैले होते हैं जो पूरे निलय तक इस सूचना को पहुंचाते हैं, जिससे हमारे आलिंद और निलय में संकुचन होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे नोड को हमारे हृदय का पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस मेकर। याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों एक बार ये जानकारी शेयर कर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, आप इतनी अधिक संख्या में जुड़ते हैं, इतने अच्छे कमेंट करते हैं, हमारी टीम को सपोर्ट करते हैं। तो एक बार और अनुरोध करूँगा, जितने भी बच्चे हमें और जो है हमारी टीम के द्वारा जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है, अगर आप उसे सपोर्ट करते हैं तो सभी एक बार थम्स अप का साइन कीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही मेरा सपना है। और ये विजय पूनिया पूरी तरह से पिछले 2-3 महीनों से आपके लिए लगा हुआ है, आपके लिए वीडियोस बना रहा है, आपके लिए पेपर सॉल्यूशन कर रहा है। तो मेरे दोस्तों आप ही मेरी ताकत है और आपसे हमेशा निवेदन करूंगा कि मेरे हर एक वीडियोस को आप अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे से जितनी मदद बन पड़ेगी मैं आपके लिए जरूर करूंगा। अगला प्रश्न है, काइलोमाइक्रोन किस पदार्थ का बना होता है? जल्दी बताइएगा, काइलोमाइक्रोन किस पदार्थ का बना होता है? जल्दी बताइएगा, शाबाश। पहले तो आपने काइलोमाइक्रोन सुना कहाँ होगा? आपने पाचन जरूर पढ़ा होगा मेरे दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम। आने वाले दिनों में मैं मैराथन क्लास में ये टॉपिक समझाऊंगा। तो पाचन में मेरे दोस्तों जो ग्लूकोज और जो एमिनो अम्ल होते हैं, ये तो हमारी जो आंत होती है, इसकी म्यूकोसा जो लेयर है, इससे सीधे अवशोषित हो जाते हैं और ब्लड में चले जाते हैं। लेकिन फैट जो होती है वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाती, याद रखना। और ये प्रश्न भी बन सकता है कि बताओ ऐसा कौन सा पोषक पदार्थ है जो सीधा रक्त में अवशोषित होकर नहीं जाता? तो वो है आपका वसा। और सीधा ब्लड में कौन चला गया? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो मेरे दोस्तों ये जो वसा है ये काइलोमाइक्रोन की मुद्रा बनाती है और इसके बाद में अवशोषित होती है। तो ये काइलोमाइक्रोन का मतलब क्या है? फॉस्फोलिपिड है कि लिपोप्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है, यह है एक तरह की लिपोप्रोटीन। क्या है? एक तरह की लिपोप्रोटीन। इसके बाद में मेरे दोस्तों हम बात कर रहे हैं पोडोसाइट की। किसकी बात कर रहे हैं? पोडोसाइट। अब ये पोडोसाइट क्या है मेरे दोस्तों? अगर आपने बोमेन संपुट पढ़ा हो, नेफ्रॉन के बारे में अगर पढ़ा हो, तो नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहला जो नेफ्रॉन का भाग होता है उसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और बोमेन कैप्सूल की जो सेल होती है मेरे दोस्तों, उनमें परवर्ध पाए जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं? परवर्ध। और ये जो परवर्ध युक्त कोशिका है, इनमें जो है कुछ प्रोजेक्शन निकले होते हैं। इस वजह से इन प्रोजेक्शन को, इन परवर्धों को जो है आप एक तरह से पोडोसाइट सेल भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बोमेन संपुट में ही पाई जाती है। तो यहाँ से आपको एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइएगा मेरे दोस्तों कि इस बोमेन संपुट में यूरिन फॉर्मेशन का कौन सा काम होता है? यूरिन फॉर्मेशन के 3 चरण है मेरे दोस्तों। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी परानिशयन, दूसरा है रीएब्जॉर्ब यानी पुनः अवशोषण, और तीसरा है सीक्रेशन यानी श्रावण। तो बताओ देखें कौन सा काम होता है बोमेन संपुट में? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है मेरे दोस्तों। एक तरह से यहाँ पर ग्लोमेरुलस होता है जिसके अंदर ब्लड आता है नाइट्रोजनी युक्त, यानी मूत्र या यूरिन मिला हुआ ब्लड यहाँ आता है और वो यहाँ फिल्टर होता है, सन करके इस कप में भर जाता है, याद रखना। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है नेत्र के फोविया सेंट्रलिस की क्या विशेषता है? नेत्र के फोविया सेंट्रलिस,
नाम तो आपने जरूर सुना होगा, फोविया सेंट्रलिस। जल्दी बताओ देखें। नेत्र की रेटिना पर मेरे दोस्तों कुछ स्पॉट्स होते हैं, जिनमें एक होता है ब्लाइंड स्पॉट्स। ब्लाइंड स्पॉट्स को अपन अंध बिंदु कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स में ना तो मेरे दोस्तों शंकु होती है और ना ही शलाका होती है। मतलब एक नेत्र की रेटिना पर ऐसा पॉइंट है जहाँ ना तो कोन है और ना ही रोड है। तो वो भाग जहाँ कोन एंड रोड दोनों ही नहीं है, शंकु और शलाका दोनों ही नहीं है, उसे तो बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। बात क्लियर? अब है फोविया सेंट्रलिस। ये मेरे दोस्तों कौन सा भाग है? नीचे आइएगा, देखिए इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर है, जल्दी बता दो। फोविया सेंट्रलिस वो भाग है जहां बहुत अधिक संख्या में आपको क्या देखने को मिलते हैं? शंकु देखने को मिलते हैं मेरे दोस्तों। याद रखना, कौन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? कौन। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भाग है। आपको ये पता होना चाहिए कि नेत्र की जो रेटिना होती है मेरे दोस्तों, इस नेत्र की रेटिना के ऊपर प्रकाश संवेदी कोशिका होती है। याद रखना, कौन सी प्रकाश संवेदी कोशिका? तो रोड एंड कोन, शलाका और शंकु। सही कह रहा हूँ ना? तो ये जानकारी जिनको अच्छी लग रही है सभी बच्चे एक बार लाइक कर दें इस वीडियो को। ठीक है, लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। और जिनको हमारे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर चाहिए, वो तुरंत मॉडल पेपर ले सकता है मेरे दोस्तों। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उस पर मैसेज करके। चलो, ये मॉडल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, मैं हिंदी का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, शुक्राणु का मध्य भाग किसका बना होता है? यह तो मैंने 2-3 दिन पहले ही बायोलॉजी की मैराथन क्लास में समझाया था। आप आराम से आंसर दे सकते हैं कि शुक्राणु के मध्य भाग में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए क्या? पूछ लूँ? चलो बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के पूंछ में एक तंतु पाया जाता है। उस तंतु के अंदर जो सूक्ष्म नलिका है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है? सूक्ष्म नलिकाओं का विन्यास कैसा होता है? बताओ। 9+0 होता है, ऑप्शन ए 9+0, ऑप्शन बी 9+2। जल्दी बताइएगा, 9+0 होगा, 9+2 होगा? जल्दी बताओ देखें। वेरी गुड, शाबाश, 9+2। ठीक है। इसके अलावा इस मध्य भाग में मेरे दोस्तों कोशिका द्रव्य की एक पतली परत पाई जाती है। इस परत को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी बताइएगा। मेनचेट। क्या कहते हैं? मेनचेट। तो नेबेन कर्ण क्या है भाई? नेबेन कर्ण। तो स्पर्म के जो मध्य भाग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो ऐसे सर्पिलाकार विन्यासित होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के सर्पिलाकार विन्यास को ही नेबेन कर्ण कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपकी क्या? चलो, अब बात करते हैं जो है ईयर की, कर्ण की। और ये मैं 1-2 दिन बाद क्लास में ये चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये RBSE की बुक्स के अंदर कोविड की वजह से ये टॉपिक हटा दिया गया था। लेकिन कोरोना के दौरान जो सिलेबस आपका हटाया हुआ था 12वीं के अंदर, वो सिलेबस भी शामिल है BSc नर्सिंग में मेरे दोस्तों। याद रखना, आप भ्रम में मत रह जाना। तो देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए अपने कान के 2 काम हैं। एक तो कान का जो काम है वो, जो भी आपके सर है वो एक तो कान खींचने का काम करते हैं, एक तो वो होगा, शायद आप ये सोच रहे हैं, है ना? नहीं, एक तो काम है सुनना, सीधी सी बात है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा, एक तो हियरिंग का हो ही गया, लेकिन दूसरा इसका काम है बॉडी बैलेंस का, शरीर के संतुलन का। क्यों जानते हो? क्योंकि हमारे इस ईयर के अंदर 3 चीजें होती है। एक सेक्युलस, दूसरा यूट्रिकुलस और तीसरा सेमी सर्कुलर केनाल। फिर से सुन लो, सेक्युलस, यूट्रिकुलस और सेमी सर्कुलर केनाल, ये तीनों ही मिल करके अपने शरीर का संतुलन बनाती है। ठीक है, याद रखना मेरे दोस्तों। इसके बाद में प्रश्न, इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर दोगे, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, मैं मैराथन क्लास में समझा चुका हूं। प्रश्न क्या है? दुग्ध स्रावण को कौन प्रेरित करता है? मिल्क सीक्रेशन को कौन प्रेरित करता है? और मुझे पता है यहाँ 50% बच्चों का आंसर गलत ही होता है। एक होता है मिल्क सिंथेसिस,
एक होता है दुग्ध का संश्लेषण, एक होता है सीक्रेशन। दोनों अलग अलग चीज है मेरे दोस्तों। दुग्ध के निर्माण को, सिंथेसिस के लिए तो जिम्मेदार है प्रोलैक्टिन, लेकिन दुग्ध के सीक्रेशन के लिए प्रोलैक्टिन जिम्मेदार नहीं है। सीक्रेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? शाबाश, वेरी गुड, ऑक्सीटोसिन। कौन? ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे रिलैक्सिन कैसे? यहाँ पे ये ऑप्शन मेरे दोस्तों गलती से प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, इसे मिटाते हैं। कैसे मिटाएंगे मेरे दोस्तों? तो ये लीजिएगा, ठीक है। तो दुग्ध श्रावण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? दुग्ध श्रावण को प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। दुग्ध निर्माण को प्रोलैक्टिन। तो इस रिलैक्सिन का क्या काम है भाई? रिलैक्सिन मेरे दोस्तों प्रसव के दौरान, पार्श्यूरेशन के दौरान मदद करता है। ये हार्मोन जो है ना, ये जो प्यूबिस सिम्फाइसिस होती है ना, श्रोणी अस्थि के जो जोड़ होते हैं ना महिलाओं में, इस जोड़ को लूज कर देता है, जिससे ये श्रोणी अस्थियां दाएं बाएं खिसक जाती है और बच्चे का आसानी से जन्म होता है, याद रखना। और प्रोजेस्टेरोन का काम तो सभी को मालूम ही है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहले 3 कथन पढ़ लो। पहला कथन देखिएगा, पहला है कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करती है। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करती है। बताओ क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय के अंत स्तर को बढ़ाता है, ये भी बात सही है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है मेरे दोस्तों, कार्पस ल्यूटियम निषेचन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद नष्ट हो जाती है। क्या ये बात भी बिल्कुल सही है क्या? तो देखिए, कार्पस ल्यूटियम फर्टिलाइजेशन के बाद नष्ट नहीं होती, फर्टिलाइजेशन के बाद बनी रहती है। क्यों भाई? क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो गई तो मेरे दोस्तों वो जो भ्रूण है वो गर्भाशय के अंदर स्थापित हो नहीं पाएगा, भ्रूण गिर जाएगा। तो इसलिए याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण डिटेल है। इसके बाद में अगला तो पॉइंट वैसे भी सही है, LH वाला तो चलो। अब इसके बाद में बात करते हैं कि प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कौन व्यवहार करता है। इसका आंसर आपको देना है, जल्दी बताइएगा। इम्यून सिस्टम अभी चल रहा है, ये जानकारी मैं 1-2 दिन में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना? नहीं, ये तो पढ़ा ही चुका हूँ आप। तो देखिएगा, मैंने कहीं पर आपको फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस बताया था, फेगोसाइट, जहाँ मैंने न्यूट्रोफिल की बात की थी, और इसके अलावा मेरे दोस्तों मोनोसाइट की बात की थी। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों ही फेगोसाइट है, मतलब ये रोगाणुओं का भक्षण करती है, ठीक है ना? तो ये आपके लिए पहली लाइन का काम कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है, रोगाणुओं को अंदर आने से रोक रही है। याद रख लेना मेरे दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है वो 2 तरीके की होती है, मैंने पढ़ाया था। एक होती है इनेट इम्यूनिटी यानी जन्मजात प्रतिरक्षा, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी उपार्जित प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा के 2 प्रकार है, जिसे हम जन्म के बाद अर्जित करते हैं वो आपकी एक्वायर्ड हो गई, और जो जन्म से ही है वो आपकी इनेट हो गई। यहाँ से बहुत से प्रश्न आते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना। एंटीबॉडी के बारे में भी बहुत से प्रश्न आते हैं। अब बात करेंगे एलिजा परीक्षण की, कि एलाइजा परीक्षण है क्या। सबसे पहले अनुरोध करूंगा सभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म लिखें कि ELISA इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। और मेरे दोस्तों ये जो एलाइजा परीक्षण है ये एड्स के अंदर किया जाता है, आप याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कुछ और डिजीज में भी इसका उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पर एड्स के अंदर इसका यूज होता है, याद रखना। अब इसके बाद में अपन बात किसकी करेंगे? इसकी बाद में अपन बात करेंगे टसर सिल्क की। किसकी बात करेंगे? टसर सिल्क की। मेरे दोस्तों टसर सिल्क किसके द्वारा उत्पन्न होता है? सिल्क को लेकर के एक क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। या तो कोई टसर सिल्क को लेके आ जाएगा, ठीक है, या और भी आपके बुक्स के अंदर एक टेबल दी हुई है, आप देखना, ठीक है ना। रेशम कीट के संवर्धन के बारे में, बॉम्बिक्स मोराई के बारे में जानकारी है। एंथेरिया पेफिया, एटकेस रेसिनी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो बताइएगा आपका आंसर। बिल्कुल सभी सही बता रहे हैं मेरे दोस्तों, एंथेरिया पेफिया आपका सही आंसर है। 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब कौन सा गलत कथन है उसे चुनना है, जल्दी कीजिएगा।
ऑक्सिन हार्मोन। देखो हर एक प्रश्न में 5 नए क्वेश्चन बन रहे हैं अपने। जब ये 33 प्रश्न आपके या 35 प्रश्न हो जाएंगे तो मान के चलना 150-200 प्रश्न आपके कवर हो रहे हैं। इस तरह के मॉडल पेपर करने से आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस टॉपिक से कैसा प्रश्न आता है, ठीक है। और जब भी मॉडल पेपर पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो कि हर एक पॉइंट से नया क्वेश्चन बनाओ, तब तो मॉडल पेपर को पढ़ने का कोई औचित्य है, सीधा रटना नहीं है। अब सुनिएगा, तो सबसे पहला प्रश्न है कि ऑक्सिन शीर्षस्थ प्रभाविता को प्रेरित करता है। बिल्कुल सही है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से पौधे के शीर्ष पर नई कलिकाएं निकलती है। फिर है साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, यह भी सही है। इथाइलिन एक गैसीय हार्मोन है, यह भी सही है। और जिब्रेलिन पत्तियों के विलगन को बढ़ाता है, यह गलत बात है। पत्तियों के विलगन का मतलब है पत्तियों का टूटना, तो ये पत्तियों को टूटने से रोकता है जिब्रेलिन, बढ़ाता नहीं, तो ये बात गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? तो चौथा कथन गलत है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि निम्न में से प्रभाविता के नियम का अपवाद है। तो प्रभाविता के नियम का अपवाद क्या है? इन तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा कि संलग्नता, अपूर्ण प्रभाविता, बताइए इनमें से ही सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, आंसर होगा अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता। ये मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद है। जानते हो मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था तो उसमें क्या कहा था? मेंडल ने कहा था कि F1PD के अंदर जो लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी और जो प्रकट नहीं होते हैं वो अप्रभावी। लेकिन मेरे दोस्तों एक पौधा था जिसका नाम है मीराबिलिस जलापा। मीराबिलिस जलापा में प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता, उसमें अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। इसके अलावा मेरे दोस्तों हमारा रक्त समूह जो AB है उसके ऊपर भी मेंडल की प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता, उसमें सप्रभाविता पाई जाती है। तो को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों ही मेंडल के डोमिनेंस लॉ के अपवाद है, याद रखना। इसके बाद में संलग्नता किसका अपवाद है, बता सकते हो क्या? संलग्नता मेंडल के तीसरे स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद है। आप मुझे बता सकते हो मेंडल का ऐसा कौन सा नियम है जिसके ऊपर कोई अपवाद नहीं है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण के नियम पे कोई अपवाद नहीं है, याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रारंभक कोडोन है? प्रारंभक कोडोन सीधा ही बता दो, AUG, ये एक प्रारंभक कोडोन है, इनिशिएशन कोडोन है मेरे दोस्तों। और 3 बाकी समापक कोडोन दिए होंगे मैंने यहाँ पे, बिल्कुल सही है। UAA, UGA, UAG, ये तीनों ही समापक कोडोन है। ये भी समापक है, ये भी समापक है, और एक UAG ये भी समापक है। ये स्टॉप कोडोन है तीनों, ये वाला और ये कैसा कोडोन है? प्रारंभक कोडोन है। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछ लो आपसे, आप मुझे बताओ AUG के लिए कौन सा एमिनो एसिड आता है? मिथायोनिन। कौन सा? मिथायोनिन मेरे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बहुत नज़दीक आ चुके हैं, पेपर कंप्लीट होने वाला है, जल्दी कीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में स्टूडेंट है उनसे कहिएगा हमारी टीम क्वेश्चन बैंक जारी कर रही है जिसमें 500 प्रश्न है और हर एक प्रश्न से कम 2-2, 3-3 नए प्रश्न तैयार होंगे। यानी मेरे दोस्तों लगभग 2000 प्रश्नों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक आपके लिए तैयार हो रहा है और जो अगले रविवार से मैं लॉन्च कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो इसलिए मेरे दोस्तों आपसे अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ बिल्कुल लाइव मैराथन क्लासेस चलती है जिसकी कोई फीस नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब सुनिएगा, और ये मॉडल पेपर अगर कोई लेता है तो आपके 100 रुपये चार्ज लगते हैं और इसका भी कोई दबाव नहीं है कि आप लीजिएगा ही लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। मॉडल पेपर बिना लिए भी आप पढ़ते हैं तो भी ठीक है। अब सुनिएगा, तो मेरे दोस्तों निम्न में से कौन सा हार्मोन मोचक आईयूडी है? अब सबसे पहले तो आईयूडी है क्या? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंत्य गर्भाशय युक्तियां, मतलब वो युक्ति जो गर्भाशय के अंदर फिट की जाती है जिससे एक महिला प्रेग्नेंट होने से बच जाती है। तो बताओ कॉपर टी है क्या? कॉपर 7 है क्या? ये आईयूडी तो है लेकिन इसने कहा है हार्मोन मोचक आईयूडी, तो ये हार्मोन मोचक नहीं है, ये तांबा मोचक आईयूडी है, कॉपर मोचक। तो हार्मोन मोचक कौन सी है? LNG-20, ये हार्मोन मोचक आईयूडी है, याद रखना मेरे दोस्तों, बहुत ही मोस्ट जानकारी है।
ये टॉपिक भी RBSC वाले बच्चों के कोरोना की वजह से सिलेबस से हट गया था, लेकिन ये BSc के सिलेबस में है। यह टॉपिक मैंने एक दिन पहले करवाया था, ठीक है। मैंने कॉपर 7 कॉपर T की बात की थी, तो एक LNG नया उसमें जोड़ दो आप, ठीक है। एक मल्टी लोड भी जोड़ दो मेरे दोस्तों, और लिप्सेप्स लूप्स ये भी तो नहीं है, ए राइट है बस, LNG 20। अब सुनिएगा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कोशिका लाइसोजाइम का श्रावण करती है? जल्दी बताइएगा, लाइसोजाइम का श्रावण करने वाली कोशिका कौन सी है? बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, शाबाश, वेरी गुड, पेनेट कोशिका। तो कलश कोशिका किसका श्रावण करती है? कलश कोशिका को गोबलेट कोशिका कहते हैं, यह श्लेष्मा का श्रावण करती है। ऑक्सेंटिक कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करती है, याद रखना। ऑक्सेंटिक कोशिका मेरे दोस्तों स्टोमक में पाई जाती है, आमाशय में। तो बताओ देखें, पेनेट कोशिका कहाँ पाई जाती है? हमारी इंटेस्टाइन में, आंत में। अगला जो प्रश्न है मेरे दोस्तों वो है कि फ्लैसिड सेल यानी सलत कोशिका का DPD कितना होता है? सलत कोशिका के लिए DPD का मान, अब इसका आंसर आपको दिख गया है। ये भी वो टॉपिक है मेरे दोस्तों जो आपके RBSc के सिलेबस से हट गया था, तो ये टॉपिक 1-2 दिन बाद में मैराथन क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें आंसर ए सही है, OP के बराबर। 31वां प्रश्न, निम्न में से जनन स्तर का सही क्रम कौन सा है? मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट से भ्रूण बनता है। तो जो ये भ्रूण है, इस भ्रूण के अंदर 3 भ्रूणीय अवस्था देखने को मिलती है। सबसे पहले जो भ्रूण बनता है उसको बोलते हैं मोरूला, मोरूला के बाद में बनता है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद में जो भ्रूण बनता है उसे कहते हैं गैस्ट्रुला। तो यहाँ जनन स्तर का सही क्रम नहीं, भ्रूण का सही क्रम पूछा है आपसे। तो बताओ देखे भ्रूण का सही क्रम, सबसे पहले मोरूला, फिर ब्लास्टुला और फिर गैस्ट्रुला। एक बात बताना चाहता हूँ, गैस्ट्रुला के अंदर 3 जर्मिनल लेयर होती है मेरे दोस्तों, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अलिंग सहलग्न अप्रभावी विकार है? अलिंग सहलग्न अथवा आनुवंशिक विकार 2 तरह के होते हैं, एक लिंग सहलग्न और एक अलिंग सहलग्न। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे देखो, हीमोफीलिया सेक्स लिंक है, ये भी सेक्स लिंक है यानी लिंग सहलग्न, ये भी है, लिंग सहलग्न ये भी है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया ये अलिंग सहलग्न अप्रभावी विकार, याद रखना। इसमें हमारे हीमोग्लोबिन की बीटा चेन जो होती है ना, उस बीटा चेन के छठे पायदान पर एक एमिनो अम्ल होता है मेरे दोस्तों, जिसका नाम है ग्लूटामिक अम्ल। उस ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वेलिन आ जाता है। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में एक एमिनो अम्ल होता है छठे पायदान पे, उसका नाम है ग्लूटामिक अम्ल, और ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पे जब वेलिन आ जाता है तो हीमोग्लोबिन की चेन बिगड़ती है। हीमोग्लोबिन की चेन बिगड़ने से RBC का आकार बदल जाता है, बदल करके हंसियाकार या दराती के आकार का हो जाता है। इसलिए इस बीमारी का नाम है दांत्र कोशिका अरक्तता, यानी RBC सिकल शेप की हो जाती है इस बीमारी में, याद रखना। और इस बीमारी की महिला वाहक होती है विषम युग्मजीय अवस्था में। चलो नेक्स्ट है, RQ का मान 1 से कम किसका होता है? पहले RQ को कहते क्या है? RQ का मतलब है श्वसन गुणांक। RQ का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? श्वसन गुणांक। ये बात समझ लो, यहां से एक प्रश्न जरूर आएगा। पहले तो श्वसन गुणांक कहते किसे हैं? तो मेरे दोस्तों श्वसन के दौरान निकलने वाली CO2 और उपयोग में ली जाने वाली O2, इन दोनों के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। तो आप मुझे बताओ, अपन जब एक ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो CO2 कितनी निकलती है? 6। O2 कितनी काम में आती है? 6। 6 में 6 का भाग दोगे, आंसर कितना आएगा? 1। तो ग्लूकोज का यानी कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है? 1। इसने क्या पूछा? इसने पूछा 1 से कम किसका होता है? तो 1 से कम होता है वसा का, याद रखना। जानते हो क्यों? क्योंकि वसा के अंदर मेरे दोस्तों ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए वसा को तोड़ने के लिए हमें O2 ज्यादा चाहिए। इसलिए वसा का श्वसन गुणांक होता है 1.7। कितना होता है? 1.7। यहाँ पे एक बात और बता दूं, प्रोटीन का श्वसन गुणांक कितना है मेरे दोस्तों? प्रोटीन का भी यही होता है, 1.8 से 1.9 के बीच में होता है, याद रख लेना, ठीक है। और जानते हो 1 से ज्यादा श्वसन गुणांक किसका है? कार्बनिक अम्लों का। ये जो मांसलोदविद पौधे होते हैं ना, इनके अंदर ये जो मेलिक अम्ल है, ऑक्जेलो एसिडिक एसिड है, ठीक है ना, इनका।
चलो अब मेरे दोस्तों तो ये आंसर हो ही गया। अब एक संकर संकरण की F2PD में कितने पौधे हाइब्रिड होते हैं? एक संकर संकरण की F2PD में कितने हाइब्रिड पौधे होते हैं बताओ देखें। हाइब्रिड का मतलब है विषम युग्मजीय स्थिति में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो देख लो आप, ये पहले तो F2PD कब उत्पन्न होगी? जब विषम युग्मजीय जो F1PD है ना, ये F1PD का विषम युग्मजीय प्लांट है, इनके बीच में स्वपरागण कराओगे तो यहाँ बनेगा कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ बनेगा कैपिटल T स्मॉल t। जब इनको आपस में मिलाते हो तो मेरे दोस्तों ये 4 पौधे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। 3:1 के अंदर इनका लक्षण प्रारूप है और जीन प्रारूप है 1, 2, 1, ठीक है। यानी मेरे दोस्तों एक पौधा तो होगा इस तरह का कैपिटल T, 2 पौधे होंगे कैपिटल T स्मॉल t वाले और एक पौधा होगा स्मॉल t वाला। ये इस तरह का एक, इस प्रकार का 2 और इस तरह का 1। तो आप ही मुझे बता दो हेटेरोजाइगस विषम युग्मजीय स्थिति वाले पौधे कितने हैं? 2। मतलब हाइब्रिड पौधे कितने हैं? 2। संकरित पौधे कितने हैं? 2। मिक्स जीन वाला पौधा कितना है? 2। बाकी ये तो समयुग्मजीय है यानी शुद्ध पौधा है, ये भी समयुग्मजीय है यानी शुद्ध पौधा है, ठीक है। इसके बाद में तो ये आपका पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ मेरे दोस्तों। तो ये है विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर, विजय पूनिया के द्वारा बनाया गया। कुल मिलाकर के मैं आपके लिए पिछले कई महीनों से मेरे दोस्तों लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के बच्चों के BSc नर्सिंग की कंप्लीट मैराथन क्लासेज के द्वारा तैयारी करा रहा हूँ। साथ ही साथ जो बच्चे राजस्थान के अलावा किसी अन्य स्टेट से हैं और BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मेरे दोस्तों पिछले कई सालों से लगातार मैं मॉडल पेपर जनरेट कर रहा हूँ BSc नर्सिंग के, फार्मेसी और पैरामेडिकल के। तो किसी भी बच्चे को यदि मॉडल पेपर की ज़रूरत है, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से फॉर्म भर रहा है, चाहे उसने एम्स से फॉर्म भरा है, चाहे वो बिहार, हरियाणा, यूपी, MP से है, आप कहीं से भी हैं, आपको इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर की ज़रूरत है, ठीक है, या नर्सिंग से रिलेटेड कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, आप कभी भी मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं मेरे दोस्तों। आपके लिए मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं उतनी हेल्प ज़रूर करूँगा मेरे दोस्तों। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को आप तुरंत ज्वाइन कर लें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम सबसे पहले हर एक जानकारी देते हैं। और आज इस क्लास के कंप्लीट हो जाने के बाद में हम एक Q&A रखने वाले हैं। उस Q&A में हम आज कुछ आपके प्रश्नों को लेंगे, आपके डाउट को लेंगे और आपको आगे की तैयारी किस तरह से करनी है उसके बारे में भी मैं कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो यदि मेरे दोस्तों आपने अभी तक मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो आप इस नंबर पे तुरंत व्हाट्सअप मैसेज करके और मॉडल पेपर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे मिलेगा, उस पर जा कर के भी आप मॉडल पेपर परचेज कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लिंक को एक बार शेयर कर दीजिएगा।